निकाह होने की वजह से शाविर को सीधा हयात के पास स्टेज पे ही ले आए थे। घूंघट होने की वजह से शाविर सही से हयात का चेहरा देख नहीं पा रहा था, लेकिन हयात ने एक नज़र उठा के शाविर को देख लिया था, जो गोल्डन शेरवानी पहने सर पर अपनी इलाकाई पगड़ी सजाए घनी मूछे तले लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। काली आंखों में खुशी साफ देखी जा सकती थी। हयात ने एक नज़र देखते नज़रें वापस अपने हाथों पे मरकूज कर ली। भाभी, अब ये घूंघट क्यों किया हुआ है, इसे हटा दें। अभिया ने इसका घूंघट ऊपर किया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है भाभी, रानी ने बेसाख्ता कहा तो वो मुस्कुरा दी। घूंघट उठाते ही शाविर की नज़रें इसके चेहरे पर टिक सी गई, धड़कनें तेज हो गई। बारीक लबों को सुर्ख लिपस्टिक से सजाया हुआ था। नाक में नथ झूल रही थी, जो बार बार इसके लबों का बूसा ले रही थी। न जाने क्यों शाविर को इस नथ से जलन हुई। बुरी आंखों को आज काजल से सजाया गया था। वो आंखें जिन्हें देख गई शाविर अपना दिल हार बैठा था। भाई आप ही की है, बाद में देख लेगा। उजाला के कहने पर वो होश में आता, इससे बामुश्किल नजर उठा पाया, जबकि हयात ने गलती से भी इसकी तरफ नहीं देखा था। भाभी ये रानिया है, सुरैया फूफो की बेटी। अबिया ने तारुफ करवाया तो इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। अबिया तुम्हारी मम्मा नहीं आई, मैंने इन्हें देखा ही नहीं। जब मैं हवेली आई थी तभी वो नहीं देखी। मैं पूछना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। सारे बड़े पहली हयात से मिलके चले गए थे। अब बस यंग पार्टी की स्टेज पर मौजूद थी। हयात के कहने पे बिया के चेहरे का रंग फीका पड़ा। शाहवी जो इसकी तरफ ही मुतवज्जह था, ये बात सुन चुका था। इससे पहले उसे बताता रानिया बोल पड़ी, भाभी अभी की मम्मा नहीं है। जब ये 3 साल की थी तभी इनका इंतकाल हो गया था। रानिया ने उदासी से कहा तो हयात ने शॉक्ड होते हुए अबिया को देखा। सॉरी अबिया, मुझे पता नहीं था। इसने अबिया को अपने साथ बिठाती गले लगाया। कोई बात नहीं है, अबिया नमी छुपाती मुस्कुराकर बोली। शाविर भाई ये आपके लिए। कोमल ने वहाँ आते मुस्कुराते हुए दूध का गिलास शाविर के सामने किया तो सब वहाँ मुतवज्जा हुए। ये किस लिए? शाविर दूध के भरे गिलास को देखते हुए पूछने लगा। ये रस्म होती है, पहले थोड़ा सा आप पिएगा, फिर आप ही पिएंगी, इससे आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। वो पुरजोश अंदाज में बोली। हयात ने कोई भी रस्म से मना कर दिया था, लेकिन कोमल का कहना था कि इसकी एक ही तो बहन है। अगर वो उसकी शादी पर अपने शौक पूरे नहीं करेगी तो कब करेगी? जबकि पहले ही शादी में कोई फंक्शन नहीं हुए थे, लेकिन वो एक रस्म तो कर सकती थी ना। कोमल की ये बात उजाला को ठीक ही लगी। वो क्यों अपने चक्कर में कोमल की खुशियाँ नज़रअंदाज कर रही थी। वाह! शाविर ने गिलास थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कोमल ने गिलास पीछे कर लिया। क्या? लेने तो दो भाई, इतनी जल्दी क्या है, पहले नेक तो निकालें। वो दूध का गिलास से दूर कर दी हथेली इसके सामने फैलाई शरारत से बोली। अरे ये क्या, तुम हमारे भाई को लूट रही हो? उजाला मैदान में कूदी। मैं कौन सी पिस्तौल तान के लूट रही हूँ, मैं तो अपना नेक मांग रही हूँ। बस और एक बात बताएं, क्या घर जाकर आप नहीं लूटेंगे भाई को? कोमल ने क्यों का सवाल किया। हम लूटेंगे थोड़ी, हम तो अपना हक लेंगे। वो एक अदा से आंखें चपकाती बोली। जी उजाला भी, मैं भी बस अपना हक ही ले रही हूँ। आखिर को अकलौती साली जो हूँ। वो गर्दन अकड़ा कर बोली तो स्टेज पर मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शाविर ने एक नज़र हयात को देखा, फिर जेब से पैसे निकालते कोमल के हाथ पे रख दिए। ये थैंक यू, इसे शुक्रिया कहते गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। शाविर ने गिलास लेते थोड़ा सा दूध पीते गिलास हयात की तरफ किया। हयात ने एक नज़र इसके हाथ पे पकड़े गिलास को देखते थाम लिया। कुछ देर बाद खाने से फारिग होते रुखसती का शोर उठा तो हयात भी ना चाहते हुए आंखें भीगनी शुरू हो गई। बड़ी सी चादर उड़े इसे गाड़ी तक लाए। आगे बढ़ते कोमल हयात के गले लगती रोती। शमीम बेगम भी बेटी को गले लगाते अश्कबार हुई। नासिर साहब खुद पर ज़ब्त करने के बावजूद रो दिए। आज इनकी लाडली बेटी जो काफ़ी दुआओं के बाद शादी के बहुत साल बाद पैदा हुई थी, आज इतनी बड़ी हो गई थी कि वो रुखसत हो रही थी। हयात भी बाबा से मिलती रोती। आज इसने अपने बाबा का मान रखते बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया था। अपने ख्वाबों को छोड़कर इसने बाप की ख्वाहिश, इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया था। अपने बाबा से मिलती वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी, जबकि गाड़ी शामिर ड्राइव कर रहा था। पीछे उजाला अभी और रानिया बैठी थी। सबसे मिलते हयात अपने नए सफ़र पर निकल गई। बस बस रुक जाएं भाई, चले निकालें। उजाला ने शामिर को हाल के दरवाजे पे रोक लिया था और तीनों उसके आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। उजाला बेटा अंदर तो आने दो, बहू थक गई होगी, सुरैया बेगम ने समझाया। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पैसे लिए बगैर नहीं लेंगे, रानी ने साफ इनकार किया। ये लो, शामिर ने 3 नोटों की गड्डी तीनों के हाथ पे रख दी। ये क्या लाला, आपने इतनी जल्दी हार मानी? अफाम जो अभी बाहर से आता है शामिर को पैसे देखते देखकर हैरत से बोला। हाँ भाई, आपने इतनी जल्दी दे दिया, पहले हमें बहस तो करने देते।
उजाला के मासूम से कहने पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि अंदर आते आयन ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। बस करो लड़कियों, जाओ हयात को उसके कमरे में छोड़ाओ, थक गई होगी। एक तो इतना लंबा सफ़र, ऊपर से तुमने इसे यहाँ खड़ा कर रखा है। दादी जान सोफे में बैठी इन सबको दरवाजे पे खड़ा देखकर बोली। जी, वो तीनों शराफत से हयात को अपने साथ ऊपर ले गई। वो कमरे में अकेली बैठी हुई थी। वो तीनों थोड़ी देर पहले इसे हंसी मजाक करके नीचे गई थी। इसने एक नज़र में ही पूरा कमरा देख लिया था, जहाँ हर आज़ाइश मौजूद थी। लेकिन इस कमरे में भी 3 दरवाजे थे। एक तो वो था जिससे वो अंदर आई थी, दूसरा वॉशरूम का होगा होगा और तीसरा किसका है, ये इसे पता नहीं था। लेकिन अब तो ये इसका भी कमरा था, वो पता लगा लेगी। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी, तब दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने नज़रें झुका ली। आहिस्ता-आहिस्ता भारी कदमों की आहट इसे अपनी तरफ आती सुनाई दे रही थी, लेकिन इसने नज़रें नहीं उठाई थी। दिल आहिस्ता-आहिस्ता स्पीड पकड़ता जा रहा था, जैसे बार-बार टपट के सुलाने की कोशिश करती। शामिर पगड़ी सोफे पर रखता, हयात के पास आता, बिल्कुल इसके पास बैठ गया, जिससे हयात थोड़ा पीछे सरकी। हयात, भारी गंभीर आवाज़ में पुकारा गया, जो हयात की धड़कनें बढ़ा गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। हयात, मैं चाहता हूँ जो हो गया अब हम इसका ज़िक्र कभी नहीं करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। शामिर ने प्यार से कहता, जबकि इसकी नज़रें इसके हसीन चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जैसे नज़रों से इसकी एक-एक नकोश को छू रही हो। हयात का गोद में रखा हाथ थामा, जिसे हयात ने आराम से उसके हाथ से निकाल लिया। क्या हुआ हयात? ओह अच्छा, मुँह दिखाई नहीं दी तभी ऐसा कर रही हो ना। 1 मिनट में अभी आया। वो अच्छे से समझ गया था कि हयात ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बात को दूसरा रोकते थे उठकर ड्रेसिंग की तरफ किया। वो हाथ में बॉक्स लिए वापस आके इसी जगह पर बैठा। ये लो, इसने बॉक्स खोलते इसके सामने किया, तो हयात ने नज़रें इस बॉक्स पे की, जिस पे बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड ज्वेलरी सेट था। कैसा है? इसके कुछ ना बोले पर इसने खुद ही पूछ लिया। अच्छा है, वो धीरे से इतना ही बोली। क्या बात है हयात, कुछ कहना है? शामिर ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। वो अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, लेकिन छुड़वा ना पाई। इसने नज़र उठा के शामिर की आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत, चाहत, इज्जत सब था। इससे गहरा सांस भरा और अपनी बात शुरू की। आपने कहा था जो हो गया हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतनी जल्दी सब भूल नहीं सकती। मुझे ये सब कबूल करने में वक्त लगेगा। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको खुद के करीब आने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन बता तो सकती हूँ ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए, चेहरे के तासुरात सख्त होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तवक्को के ख़िलाफ़ वहाँ तो मुस्कुराहट थी। तुम फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें जितना वक़्त चाहिए ले सकती हो। वो मुस्कुराते हुए कहते इसके पास से उठ गया। अगर वो ज़्यादा देर वहाँ बैठा रहता तो बहक जाता। क्या आप नाराज़ हो गए हैं? इसके यूँ उठने पर न जाने क्यों परेशान हुए। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, तुम ज़्यादा नहीं सोचो, जाके चेंज कर लो, थक गई होगी। शामिर को अनजानी खुशी हुई कि इसे मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है। वो अपने जज़्बातों पे बंद बाँधा अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। हयात अपना भारी शरारा उठाती ड्रेसिंग तक आई, एक-एक करके अपनी जूली उतारती अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी दरवाजे के साथ दीवार पर बनी हुई थी, जिसके शीशे के स्लाइडिंग डोर थे। इसने डोर सरकाया तो कुछ कपड़े इस्त्रीशुदा हैंग हुए थे, तो कुछ नीचे तय करके रखे हुए थे। वो तय हुए कपड़ों में से एक हल्का सा सूट निकालते देखने लगी, जब ये वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते शामिर ट्राउज़र और शर्ट पहने बालों को रगड़ता हुआ बाहर निकला। हयात इसे देखती हाथ में पकड़े कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई। हयात, मैं तुम्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दूँगा। तुम सब पिछली बातों को भूल जाओगी। तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। वो खुद से कहता अपनी साइड आते सोने के लिए लेट गया। नींद तो आनी नहीं थी, लेकिन अगर वो ना सोया तो दिल बेईमान होता रहेगा। इसलिए वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगा। वो हयात के आने से पहले सो जाना चाहता था। खिड़की से पर्दे थोड़े से हटे होने की वजह से कमरे में थोड़ी-सी रोशनी हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि दिन निकल गया है। हयात की आँख खुली तो उसने गर्दन थोड़ी-सी घुमाकर बराबर वाली दीवार पे लगी घड़ी में टाइम देखा, जो सुबह के 8 बजा रही थी। उठकर बैठती अपने खुले सिल्की बालों का हल्का-सा जोड़ा बनाया। इसने बराबर में सोए शामिर को देखा, जो शर्टलेस इसकी तरफ कुछ किए सो रहा था। रात को भी जब वो वॉशरूम से निकली तो शामिर सो चुका था। इसने उठकर अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चल दी। रानी और अबिया नींदों में झूलती पीछे आती सोफे पे गिरी। उजाला नहीं उठी। ऊपर ने दोनों को देखते पूछा, हम उठा उठा के तो आ गए हैं, कह रही थी आ रही हूँ। रानी ने जमाई रोते हुए कहा, दादी जान मैं भाभी और भाई को बुला लाऊं? अबिया ने कहा, सो रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। दादी ने इनकार किया। जी ठीक है। अबिया वापस सोफे की पोस्ट से टेक लगाते आंखें मूंद गई। अभी यह उजाला कहाँ है? आयल हवेली में दाखिल होता पूछने लगा। कमरे में है। क्या हुआ लाला, कुछ काम है क्या? अभी ने इसके हाथ में कुछ पेपर्स देखते कहा।
हाँ, उजाला की डेट शीट आ गई। इसने डेट शीट अभिया की तरफ बढ़ाई। उजाला जो पीछे आई थी, आयल की बात सुनती वापस जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि अगर वो नीचे जाती तो आयल सुबह-सुबह पढ़ाई को लेकर शुरू हो जाता और वो अपनी सुबह खराब नहीं करना चाहती थी। उजाला वापस कहाँ जा रही हो? उजाला की बदकिस्मती के रानी ने इसे देख लिया और आवाज़ भी लगा दी। उफ़! रानी की बच्ची, अल्लाह करे तुम पेपरों में फ़ेल हो जाओ। बहुत ज़रूरी था मुझे आवाज़ लगाना। वो वापस मुड़ती, मुँह में बड़बड़ाती, मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाती पीछे आई। मैं अपना फ़ोन भूल गई थी, बस वही लेने जा रही थी। उजाला ने बहाना बनाया, जैसे कोई समझे ना समझे, लेकिन आयल इसकी शक्ल देखकर अच्छे से बात को समझ गया था। अब फ़ोन को छोड़ो और पेपरों की तैयारी करो। 1 हफ़्ते बाद पेपर शुरू हो रहे हैं। आयल डेट शीट जिसे देता थोड़ी सख्ती से बोलते अपने कमरे में चला गया। एक तो पेपर भी आने थे। वो रोनी शक्ल बनाती दादी के पास उनके कंधे पे सर रख के बैठ गई। कुछ नहीं होता बेटा, सब अच्छा होगा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। आमीन। फूफो के कहने पर वो फीका सा मुस्कुरा कर रह गई। हयात ने टाइम देखा तो घड़ी का 9 का हंसा पार कर रही थी। इसे उजाला की बात याद आई कि यहाँ सब जल्दी उठ जाते हैं। वो खुद तो तैयार हो गई थी, लेकिन शाबिर अभी तक सो रहा था। वो चंच व पंच में मुतलाती कि शाबिर को उठाए या नहीं, लेकिन वो ऐसे अकेले बाहर तो नहीं जा सकती थी। वो भले पहले यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब वो इस घर की बहू थी, एक दिन की नई दुल्हन, जिसका इस तरह अकेले बाहर जाना ठीक नहीं था। वो अपनी नाजुक उंगलियां मोड़ती शाबिर के सराहने खड़ी सोच रही थी कि इसे कैसे उठाए। सुने, वो लड़की जो कभी घबराई नहीं थी, आज घबरा रही थी। सुने, उठ जाए। हिम्मत करती फिर बोली, लेकिन शाबिर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या करूं? इसने लब दांतों में दबाए। उठ जाए, काफ़ी टाइम हो गया, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। इसने हिम्मत करते शाबिर का हल्का सा कंधा हिलाया, जिसके नतीजे में इसे थोड़ी सी आंखें खोली। शाबिर ने नर्वस से खुद को जगाती हयात को देखा, जो पर्पल कलर का सूट पहने, जिसका दुपट्टा गले में झूल रहा था। बालों की पोनी किए, हल्का सा मेकअप और सबसे ख़ास मुँह दिखाई में दिया इसका सेट पहने खड़ी खड़ी इससे जगा रही थी। शाबिर को ये सुबह अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह लगी। जल्दी उठ जाने वाला शाबिर आज चाहता था कि ये वक्त कहीं थम जाए और वो इसे ऐसे ही जगाती रहे। उठ गए ना आप? इसे कंफर्म करना चाहा। क्या पता कि वो दोबारा ना सो जाए। हाँ, उठ गया हूँ, मुस्कुरा कर कहता उठ कर बैठा। यार मेरे कपड़े निकाल दो। वो जो ड्रेसिंग समेट रही थी, इसकी आवाज़ पे इसे देखती जो उठ के फ़ोन यूज़ कर रहा था, अलमारी की तरफ बढ़ गई। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो उठता इसके पास आता, इसके हाथ से सूट लेता, इसकी पेशानी पर मोहब्बत की पहली मेहर संगत की। इसे हैरान छूटा, फिर ऐशो ने चला किया। इसने आंखें फाड़े पेशानी को छुआ। इसे अभी तक इसका लम्स अपने माथे पे महसूस हो रहा था। खुद ब खुद इसके लब मुस्कुराहट में ढले। एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक शर्मीली सी मुस्कुराहट। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। शाबिर और हयात को नीचे आते देखकर दादी ने दूर से ही बुलाएं ले ली। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों सलाम करते दादी के सामने झुके। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। उन्होंने सर पे हाथ फेरते दुआएं दी। वाह भाभी, आप तो एक ही दिन में इतनी प्यारी लग रही हैं। उजाला की शौकीन से कहने पे हयात ने मुस्कुराते हुए आंखें दिखाई। चलो लड़कियों, जाओ जाके देखो नाश्ता लगा या नहीं, बच्चों को भूख लगी होगी। दादी के कहने पे अबिया और रानिया उठ के किचन की तरफ चल दी, लेकिन उजाला टिस से मिस ना हुई। क्या तुम लड़की नहीं हो? उजाला के न जाने पर अफ़ाम ने हैरत से पूछा। मैं लड़की हूँ, वो नासमझी से बोली कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। फिर तुम क्यों नहीं गई इनके साथ? अफ़ाम ने एक उलूच का पूछा। लाला वो बस देखने गई है कि नाश्ता लगा है या नहीं, वो कोई पूरे गांव का नाश्ता बनाने नहीं गई जो मैं भी साथ चली जाती। वो मुंह बनाती हुई बोली। लेकिन फिर भाई, अफ़ाम के कहने पर जाला इसकी बात पूरी होने से पहले शाबिर को देखकर चीखी, जैसे कहा हो अफ़ाम लाला को देखिए। अफ़ाम नहीं, तंग करो इसे। शाबिर ने घूरते कहा तो शराफत से सीधा होकर बैठ गया। नाश्ता लग गया, आ जाए आप सब, रानी ने आके बताया। चलो बच्चों, और अफ़ाम तुम सदके के बकरे लाके गरीबों में बांट देना। दादी जान ने उठते कहा तो हयात इन्हें सहारा देती अपनी साथ ले गई। तुम नाश्ता नहीं करोगे? शाबिर ने इसे बाहर की तरफ जाते देखकर पूछा। आज आपकी सुबह देर से हुई है, मैं तो जल्दी उठ गया था, क्या करूं, कंवारा जो हूँ। अफ़ाम कहता तेज़ी से बाहर भाग गया। शाबिर इसकी बात समझता मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। दादी मैं जा रहा हूँ, शाम में जल्दी आऊँगा। आयश लॉन्च में बैठी जरीना बेगम से कहता बाहर बढ़ने लगा। रुको आयश, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम मुझे आमना के घर छोड़ देना, फिर वापसी पे ले लेना। घर में बैठने और बोर होने से अच्छा है कि मैं वहीं चली जाऊँ।
दादी ने मसनूई उदासी से कहा, दादी आप भी ना, चले मैं छोड़ देता हूँ। दादी की बात सुनता मैं मुस्कुराया। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो माथे पे तेवरी चढ़ाए पूछने लगी। दादी मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाए। वो उनकी बात अनसुनी करता बाहर निकल गया। वो उनका इशारा अच्छे से समझ रहा था। उफ क्या करूँ मैं? वो नफ़ी में सर हिलाती बाहर बढ़ी। सारे रास्ते दादी पोते में कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे से इनकी नाराज़गी समझ रहा था, लेकिन वो दादी की बात भी नहीं मान सकता था। आगे आपकी प्यारी आमना का घर। गाड़ी रोकते आयश ने मुस्कुराहट दबाए कहा, शाम में जल्दी आया। दादी कहती गाड़ी से उतर गई तो वो भी जहरीला मुस्कुराता ऑफिस की तरफ बढ़ गया। नाश्ते के बाद दादी उजाला, आयल, हयात और शाविर लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। शाविर वलीमा कब करने का इरादा है? आयल ने बातों के दरमियान पूछा। मैं सोच रहा हूँ उजाला के पेपर्स के बाद रख लूँ। शाविर पुरजोश अंदाज से बोला। हाँ भाई ये ठीक है। उजाला फौरन खुश हुई। कोई ठीक नहीं है शाविर, अभी तो इसके पेपर शुरू भी नहीं हुए हैं, तुम ख़त्म होने की बात कर रहे हो। वो इसमें अभी बहुत वक्त पड़ा है। आयल ने पीछ पहले उजाला को घुरा फिर शाविर से कहा, मेरी खुशी इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती, सड़ू कह के। वो बड़बड़ाई, लेकिन साथ बैठी हयात ने इसकी बड़बड़ाहट सुनते मुस्कुराहट छुपाने की खातिर सर झुका लिया। आयल ठीक कह रहा है शावीर, वलीमा 2-4 दिन बाद का रख लो। दादी आयल की बात से मुत्तफिक हुई। जी दादी जान, फिर 3 दिन के बाद ठीक रहेगा वलीमा। इसने राय चाही। सबके नज़रें बार बार हयात पे जा रही थी। हाँ ठीक है। क्यों हयात ठीक है ना? मुझे सर झुकाए बैठी थी दादी के अचानक मुखातब करने पर एकदम चौंक के सर उठाया तो नज़रें शाविर से टकराई जो मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। हयात ने अपने धड़कते दिल को संभालते नज़रें दादी पे करते जवाब दिया, जी दादी जैसा आपको ठीक लगे। इसने मुस्कुरा कर कहा तो दादी सदके वाली गई। न जाने क्यों जब उसे देखता भी था तो दिल रूटीन से तेज़ हो जाता था। शायद कि निकाह के 2 बोल का असर था जो हयात के दिल में कुछ कुछ कर रहा था, जबकि उजाला बस आयल को कोस के रह गई। वो शाम में जल्दी दादी को लेने आ गया था और अब दरवाज़ा बजा के खुलने का इंतज़ार कर रहा था। आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। आमना ने पूछ के दरवाज़ा खोलते से अंदर आने की इजाज़त जगह दी। मेरा इंतज़ार क्यों था? इसने अंदर आते पूछा। क्योंकि खाना तैयार है, दादी ने बताया था आप जल्दी आएंगे, इसलिए मैंने जल्दी खाना तैयार कर लिया। इसने मुस्कुराकर फ़ख्र से बताया जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन मैं तो बस दादी को लेने आया हूँ, खाना तो नहीं खाऊंगा। उसके साथ अंदर आता संजीदगी से बोला। और जो मैंने इतने प्यार से खाना बनाया इसका क्या होगा? वो उदास हुई। मैंने तो नहीं बोला था कि इतने प्यार से बनाओ, वो रूखे अंदाज से कहता तर अंदर बढ़ गया तो वो भी दुखी दिल लिए पीछे आई। अरे आयश बेटा आओ आओ, ज़ैनब बेगम ने इसे देखते प्यार से पुकारा। कैसी हैं आप अम्मा? आयश उनके सामने सोफे पर बैठा और एक नज़र आमना को देखा जो खामोश उदास सी खड़ी थी। मैं ठीक हूँ, हम अभी तुम्हारा इंतज़ार करते, तुम मुँह हाथ धो लो जब तक खाना लगता है। अम्मा के कहने पर अभी आयश कुछ कहता इससे पहले आमना बोल पड़ी। रहने दे अम्मी, उन्होंने मना कर दिया खाना खाने से, ये सिर्फ दादी को लेने आए हैं। वो रोंदी आवाज़ से बोली। इसे रोना इस बात का नहीं था कि वो खाना नहीं खाएगा, बल्कि इसे रोना इसके लहजे पे आ रहा था। आयश ये क्या बोल रही है? दादी ने इसे घूरा। पता नहीं दादी क्या बोल रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आयश ने इसका चेहरा देखा जो सदमे से मुंह खोले से देख रही थी। दादी मुझे तो लगता है कि हमें खाना खिलाना ही नहीं चाहती, तभी झूठ बोल रही है ताकि हम जल्दी से चले जाएं। इसने इसके चेहरे को देखते शरारे से आंख विंक करते बात जारी रखी, जबकि वो इसके साफ झूठ पर रोने वाली हो गई थी। अरे आमना तू मजाक कर रही होगी। क्यों आमना, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अम्मा ने इसे डांटा। आमना ने अपने आंसू छुपाते चेहरा नीचे झुका लिया। आयुष को जब लगा कि अब ज़्यादा हो गया तो खुद ही बोल पड़ा, हाँ हाँ सॉरी अम्मा, दादी और ख़ासकर आमना, मैं मजाक कर रहा था, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। आयुष ने हंसते हुए कहा। आयुष ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों बेचारे को तंग कर रहे थे? दादी ने सर झुकाया आंसू बहाती आमना को अपने साथ बिठाते आयश की क्लास ली। इतने दिन हो गए थे इसे तंग नहीं किया था तो सोचा आज मौका है तो थोड़ा सा तंग करना तो बनता है। वो मज़े से बोला, तुम्हारे तंग करने के चक्कर में मेरी बच्ची रो गई। दादी ने आंखें दिखाते आमना को साथ लगाया। अरे रहने दे अम्मा, बच्चा है, थोड़ा सा मस्ती करी तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैनब बेगम ने दादी से मुस्कुरा कर कहा तो आमना चल गई। वाह अम्मी, जब मेरी पे बात आई थी तो आप मुझे डांट रही थी और अब जब उन्होंने सच भी बोल दिया तो आप कह रही हैं बच्चा है। वो आयुष को घूरते चल के बोली। हाँ ठीक कह रही है आमना, कोई बच्चा नहीं है, और तुम कान खोल के सुन लो, अब अगर तुमने इसे तंग करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी के कहने पर वो शराफत से कान पकड़ता नफ़ी में सर हिला गया। जाओ बेटा तुम खाना खो, अभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। दादी के कहने पर वो हाँ में सर हिलाती इसे नज़रअंदाज करती किचन की तरफ बढ़ गई, जिस पर मुस्कुरा कर रह गया। रात का खाना सबने एक साथ पुरसुकून और खुशगवार माहौल में खाया था। इसके बाद चाय का दौर चला जो हंसी मजाक में बहुत जल्दी गुजर गया।
वो और शामिर साथ ही कमरे की तरफ आते। जब शामिर किसी कॉल को सुनते वही रुक गया तो वो अकेली कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद वो चेंज करने का इरादा करती। दुपट्टा उतार के सोफे की पुश पर डालते, बालों से पोनी निकालते, ड्रेसिंग पे रखती, अलमारी की तरफ बढ़ी। अभी वो अलमारी खोलती कि इसकी नज़र इस तीसरे दरवाजे में पड़ी जो बंद था। तजस्सुस उसके हाथों मजबूर होते, इसके कदम खुद ब खुद इस दरवाजे की तरफ बढ़े। इसने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला तो आगे खुली की खुली रह गई। वह एक छोटा सा स्टडी रूम था। एक तरफ स्टडी टेबल रखी थी जिस पर लैपटॉप, पेन होल्डर और कुछ फाइल्स रखी थी। एक दीवार पर बुक शेल्फ बना था जहाँ कुछ बुक्स और फाइल्स थी। साथ वाली दीवार पर रॉकिंग चेयर रखी थी। इसे ये छोटा सा कमरा बेहद प्यारा लगा था, जो वाइट और ब्राउन कलर का डिज़ाइन किया गया था। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी, हर एक चीज़ को छू के देख रही थी। इसने आज देख सिर्फ टीवी में ही ऐसा देखा था, लेकिन आज जैसे इसका हर ख्वाब सच होके इसके सामने था। वो इस कमरे में ऐसा खोई कि इसे पता ही नहीं चला कि कब शाविर इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ है। यहाँ क्या कर रही हो? इसकी गंभीर आवाज़ में चौंक के मुड़ी तो एकदम इससे टकराते टकराते बची। शाविर ने दो कदम पीछे लिया और गहरी नज़र से उसका जायजा लिया, जो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। काले बाल जो कमर से थोड़े ऊपर थे, कुछ कंधे से आगे तो कुछ पीछे बिखरे हुए थे। मैं देखने आई थी यहाँ क्या है, वो घबरा कर बोली। इसे लगा शायद इसने यहाँ आके गलती कर दी है। तो कैसा लगा स्टडी रूम? गंभीर लहजा जो शायद हयात ने नोट नहीं किया था। बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ की हर एक चीज़ बहुत प्यारी है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं आज यहीं सो जाऊँ। वो मुस्कुराते हुए कमरे में नजरें दौड़ाती अपने ही बोली जा रही थी। जब शाविर से करीब आता, कमर में हाथ डालते इसे अपने साथ लगा गया। हयात ने एकदम बौखलाते हुए दोनों हाथ इसके कंधे पर रखते इसे खुद से दूर करना चाहा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा यह हसीन सरापा मेरे लिए है, लेकिन कोशिश करो तुम्हारा हुस्न मेरे सामने ना आए, वरना मैं बहक जाऊंगा। और अगर मैं बहक गया तो मैं अपनी ज़बान से फेंक जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो ध्यान रखो, जब तक तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हो जाता थोड़ी एहतियात करो। शाविर बहके हुए लहजे में कहता पेशानी पर लब रख गया। इसने अपनी हालत का अब एहसास हुआ था। पेशानी पर लबों का लंच महसूस होते हयात काँप उठी, दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। इसे ऐसे ही लब रखे खड़ा देखकर इसने कमजोर सी आवाज़ में पुकारते इसके नरम हिसार से निकलना चाहा, लेकिन शायद वो छोड़ना नहीं चाहता था। तभी वो हल्की गिरफ्त होने के बावजूद इससे अलग नहीं हो सकी। शाविर वो जो इसमें खोता जा रहा था इसकी पुकार सुनता वापस आया और पेशानी से लपट आते इसे खुद के हिसार से आज़ाद करते पीछे हुआ। बेगम अगर आप चाहती कि आज की रात आप सो के गुजारे तो जल्दी से जाके सो जाए। वो शर्म से सुरख पड़ती निगाहें झुकाए खड़ी हयात को देखती। मैंने खयाजी से बोला। हयात ने इसकी बात सुनते सर उठा के से देखा, जिसकी आंखों में जज्बातों का एक जहां था। फिर जल्दी से इसके बराबर से निकलती कमरे में भाग गई। इसकी तेज़ी देखकर शाविर दिलकशी से मुस्कुराता कमरे में आया तो हयात मैडम बेड पर कंबल में छुपी हुई थी। सोफे की कुर्सी पर डाला दुपट्टा भी गायब था, जिसका मतलब वो उसकी बात समझ गई थी। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस आया। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर हयात ने कंबल में से थोड़ी सी आंखें बाहर निकालते कमरे में नजरें दौड़ाई। खाली कमरा देखते शर्मीली मुस्कुराहट के साथ वापस कंबल में घुस गई। आज दिल एक अलग ही ले पर धड़क रहा था। एक नया एहसास दिल में गुदगुदी कर रहा था, जिससे हयात अनजान थी या शायद समझ गई थी ये वक्त ने बताना था।